हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो एमपी बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर आ चुका है जो कि नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर है। और मैंने नई एनसीईआरटी बुक पूरी सॉल्व करा रखी है जिसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। चैप्टर वाइज वन शॉट सब कुछ ऑलरेडी करा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आप मेरे वीडियो देखते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको टॉपर बनाने की। ठीक है, सो बिना किसी तरीके पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपको पहले क्वेश्चन में इन सब प्रश्नों में सही विकल्प आपको चुनना है। ठीक है, और जो भी हम प्रश्न करेंगे डिटेल में करेंगे। कह रहे हैं HCF क्या होगा 91 और 21 का। सो देखो, जो भी प्रश्न हम करेंगे वो उसको डिटेल में करेंगे। 91 है और ये 21 है। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, पहले हम गुणनखंड करेंगे। देखो, 91 किससे कटेगा, 7 से कटेगा। 7 एकम 7, 7 3 21, 13 एकम 13, 21 किससे कटेगा, 3 से 21, 7 एकम 7। तो 91 को मैं लिख सकता हूँ 7 गुणे 13 और 21 को लिख सकता हूँ 7 गुणे 3। तो वो संख्या जो दोनों में उसकी न्यूनतम घात ली जाती है, दोनों में क्या है, 7 है। तो 7 की न्यूनतम घात कितनी हो जाएगी, जो HCF होगा। ठीक है, HCF 21 और 91 का 7 होगा, 7 की न्यूनतम घात 1 यानी कि 7। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं ये जो समीकरण है और ये समीकरण का हल कैसा होगा। तो देखो, A1/A2 निकालना पड़ता है। A1/A2, A1 क्या है, x का गुणज 1 और इधर x का गुणज -3। फिर हम निकालेंगे B1/B2। B1 क्या है, y का गुणज, और B2 क्या है, यहाँ पर -6 यानी कि 2 1 2, 2 3 6, ये चीज़ बराबर आ गई। अब आ जाओ C1/C2। C1 है यहाँ 5 और C2 यहाँ 1, तो ये आ गया 5। स्टार्टिंग के दो बराबर है, आखिरी वाला बराबर नहीं है, क्योंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2। तो ये होती है समांतर रेखा है, और समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे हैं शून्यकों का योगफल क्या होगा। शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -KB/A। ठीक है ना, स्टैंडर्ड समीकरण है, तो -KB/A। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कह रहे द्विघात समीकरण का विविक्तीकर क्या होगा। विविक्तीकर का सूत्र D बराबर होता है B² - K4AC। ठीक, तो देखो, A के स्थान पर x² गुणज 1 है, B के स्थान पर -K4 है और C के स्थान पर 4 है। यहाँ रखो B का मान क्या है, -K4, 4, A का मान है 1 और C का मान है 4। तो 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, D का मान 0 आ गया। अगर D का मान 0 होता है, अच्छा D का मान 0 ही है, अगर D का मान 0 होता है तो मूल बराबर होते हैं। ठीक है, कहना वृत्त के किसी बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। ये आपकी वृत्त है। ठीक है, एक बिंदु है, एक बिंदु से आप कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो, एक। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, एक होगी। कह रहे हैं इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी कितनी होगी, ये आपको बतानी है। देखो, बहुत ही आसान है। ये आपका x1 है, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। अगर ये a बिंदु है, ये b बिंदु है, तो ए बी क्या होगा सूत्र, √x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। तो x1 कितना है 0 और ये माइनस माइनस प्लस, y1 है 5, y2 है 0। 0 में 5 जोड़ोगे 5 आएगा, 5 का वर्ग। 5 में से 0 घटाओगे 5, 5 का वर्ग कितनी बार है, 2 बार है 5 का वर्ग। तो 5 का वर्ग, इसका जोड़ा बना और इसका जोड़ा नहीं बना तो रूट के अंदर, तो आंसर आ जाएगा 5√2। ठीक है जी, 5√2। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, ऐसे गिव अप ना करें। अगले में आ जाते हैं, ये इंग्लिश में है, हिंदी में आ जाओ। कह रहे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। त्रिघात बहुपद, 3 घात है अधिकतम, तो कितने शून्य होंगे, 3 शून्य होंगे। श्रीधराजा ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब किस रूप से जाना जाता है, द्विघाती सूत्र के रूप से जाना जाता है। द्विघाती सूत्र। कह रहे समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा, A10 निकालना है। जिससे A10 यानी एक कम कर देंगे, A + नॉट D। तो ए प्रथम पद क्या है 5, D क्या होता है, दूसरे पद में से प्रथम पद घटाओ, तो दूसरा पद है 10, प्रथम पद है 5, तो D भी हमारा 5 है। 9 पंचे 45 और 5, तो आंसर आ जाएगा 50। तो 10वां पद होगा 50। सभी त्रिभुज समरूप होते, सभी समबाहु त्रिभुज। ठीक है,
सभी संभावित त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। एक निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है। त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप दोबारा जरूर देखें। नेक्स्ट पे आ जाओ। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक, टेन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉट ए होता है। क्या होता है, कॉट ए। 5 देखो फिर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, LBH। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा। ठीक है, भुजा गुणे भुजा यानी कि ए स्क्वायर। ठीक है, किसी घटना की होने की प्रायिकता और किसी घटना की ना होने की प्रायिकता का जो योगफल होता है वो भी 1 के बराबर होता है। ये भी 1 हो जाएगा। और फिर बच गया क्या, 5 ओवेनिस्ट आ जाएगा। देखो 5 ओवेनिस्ट निकालोगे, अंदर बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए। ठीक है, जो कि एक क्या होती है, सर्वसमीका होती है। इसका मान होता है 1, तो 5 कम 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। तो ये हमने मिलान चिन्ह भी कर लिया। अब आते हैं अगले प्रश्न में, एक शब्द में उत्तर लिखना है। शून्य की संख्या कितनी होगी, एक्स अक्ष में जितने कट पॉइंट होंगे, 1 2 3 4 है, तो 4 शून्य होगा। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग। ठीक, कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र लिखिए। Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। उन्नयन कोण की परिभाषा क्या होती है, हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, आप लिख देना। उन्नयन कोण क्या होता है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले कोण को हम उन्नयन कोण कहते हैं। ये क्षैतिज रेखा है और ये दृष्टि रेखा है के बीच में बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। स्पर्श रेखा और वृत्त के अवनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं अंग्रेजी में। स्पर्श रेखा और वृत्त के अवनिष्ठ बिंदु को हम कहते हैं स्पर्श बिंदु, अंग्रेजी में बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु के आयतन का सूत्र होता है। कोई भी डाउट हो प्रश्न को दोबारा जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में सत्य सत्य बचाना है। कह रहे हैं ये जो समांतर श्रेणी का 10वां पद माइनस के 17 होगा, ऐसे तो बता नहीं सकते, हल करना पड़ेगा। तो देखो 10वां पद बोले ना, तो a प्लस नॉट डी। देखो प्रथम पद हमारा 10 है, डी क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, यानी कि माइनस के 3, तो 9 3 27, तो ये आ जाएगा माइनस के 17। तो बोला -17 होता है, तो ये कथन क्या है, सही है। फिर आ जाओ अगले प्रश्न में। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, जरूर नहीं है, गलत। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, गलत। अर्धगोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, नहीं ये गोले का होता है, गलत। चाप की लंबाई θ/2 पाई आर होता है, ये सही है। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, सही है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अब आ जाओ सारे हल करने वाले प्रश्न, अथवा मिलेगा चॉइस में, लेकिन जो आपको आसान लगे, अगर दोनों ही आते हैं तो जो इजी हो, जिसमें समय कम लग रहा हो, वही वाला प्रश्न आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, जैसे हम तो सारा करेंगे यहाँ पर। तो देखिए 140 का बच गुणनखंड करना है, ये आसान है। तो काटेंगे, 2 7 14 0, 2 3 6, 2 5 10, 5 7 35, 7 1 7। तो 140 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, 2 है 2 बार, 5 है 1 बार, 7 है 1 बार। ठीक है, ये हो गया, आसान था। अब देखो जिसमें अथवा वाला है ना, क्या है, दो संख्याओं का एचसीएफ 9 है, तो दो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। आप जानते हैं कि प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या किसके बराबर होती है, एचसीएफ गुणा एलसीएम होती है। तो प्रथम संख्या क्या है, 306, द्वितीय संख्या 657, एचसीएफ है 9, हमें एलसीएम निकालना है। ये 9 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, है कि नहीं। अगर इन दोनों में अगर आसान की बात की जाए तो ये वाला आसान था, तो ये वाला एग्जाम में आपको करना चाहिए। काटो, 9 3 27, 9 चौको 36, 34 को गुणा कर दोगे 657 में, ठीक है, तो आपको आपका एलसीएम मिल जाएगा। तो कमेंट करके बताओ कि गुणा करने में कितना आ रहा है, जितना आ रहा होगा वही आपका आंसर होगा। कह रहे हैं इसके शून्य ज्ञात करने हैं, पहले वाले में आ जाओ। शून्य ज्ञात करने हैं तो बहुत ही आसान है। शून्य के लिए
तो शून्य के लिए क्या करते हैं, जो भी हमारा बहुपद है उसको हम शून्य मान लेते हैं। यहाँ से उभयनिष्ठ क्या है भाई, 4 का भागा जाएगा और यू का भागा दोनों में जाएगा। 4 बाहर आ गए, यू स्क्वायर से यू बचा, यू बाहर 4 दूनी 8। तो ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, तो पहले जोड़े को 0 मानो। यदि 4 यू बराबर 0, तो ये 4 जो गुणे में है इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 होता है। तो पहला शून्य तो ये आ गया। फिर आ जाओ, यदि u प्लस 2 बराबर 0, तो प्लस का 2 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 2। ये हमें हमारा दूसरा शून्य मिल गया। अब इसमें अथवा भी है, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। चूंकि हमें बहुपद क्या दे रखा है, बहुपद px बराबर, प्रश्न में हमें दे रखा है 15x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 7। ठीक है, चूंकि a के स्थान पर 15 है, x का गुणज एक्स स्क्वायर गुणज, b के स्थान पर 12 है, x का गुणज, और अचर पद क्या है, 7 है। हमें निकालना है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल जिसका सूत्र होता है अल्फा बीटा बराबर c अपॉन ए। ठीक है, c क्या है हमारा 7 और a क्या है हमारा 15। आंसर आ जाएगा 7/15। कितना है आंसर, 7/15। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, प्रश्न को आप दोबारा ज़रूर देखें। आगे बढ़ते हैं, और ये शानदार शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं अनुपातों की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। ठीक है, सो देखो क्वेश्चन नंबर 8वां है, तो हमें दिया है, ठीक है, एग्जाम में जैसे लिखना दिया है 5x माइनस के 4y प्लस 8 बराबर 0, ये समीकरण 1 है। और दूसरा है 7x प्लस का 6y माइनस के 9 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि a1 कितना है 5, b1 क्या है माइनस के 4 और c1 क्या है प्लस के 8, a2 कितना है 7, b2 कितना है 6 और c2 कितना है माइनस के 9। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, इसलिए a1/a2 निकालना है। a1 है 5, a2 है 7। फिर हमें निकालना है b1/b2। b1 है माइनस के 4 और यह 6, तो 2 दूनी 4, 2 3 6। अब देखो बराबर नहीं है ना, यहीं पे रुक जाएंगे, चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। यानी कि क्या होता है दोस्त, इस कंडीशन में प्रतिच्छेद करती हुई रेखा जाती है। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। ठीक है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो एक हल होता है, अद्वितीय हल भी कहते हैं। ठीक है, अद्वितीय हल, एक हल। और जब हल होता है तो उस स्थिति में क्या होता है, संगत होता है। ये सब भी मैंने लिखवा दिया। ठीक है, हो गया। अब इसमें ऑप्शन अथवा वाला भी है, वो वाला भी हम करेंगे। कह रहे हैं रैखिक समीकरण युग्म को हल करो। जो रैखिक समीकरण दे रखा है x प्लस वाई बराबर 14 दे रखा है, और दूसरा जो हमें दे रखा है x माइनस वाई बराबर 4, तो विलोपन विधि लग जाएगी, है कि नहीं। जोड़ देंगे, प्लस माइनस कटा, 2x बराबर 18। तो देखो ये 2 गुणे में है, इधर आके बट्टे में आ जाएगा, 2 9 18, x का मान आ गया 9। चूँकि x प्लस वाई हमारे पास क्या था, 14 था, तो x प्लस वाई हमारे पास 14 है, x का मान 9 आया है, रख दिया। तो प्लस का 9 उधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 9, तो y का मान कितना आ जाएगा, 5। तो x का मान 9 और y का मान कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, ये वाला प्रश्न भी हो गया। आगे आ जाओ, 9वें नंबर में कह रहे हैं एपी के प्रथम 4 पद लिखिए अगर a इतना है और d इतना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखो जो आसान हो वही करना है अगर दोनों आते हैं तो। चूँकि a हमारे पास क्या है 10 और d भी हमारे पास 10 है, तो प्रथम 4 पद लिखने। प्रथम 4 में a1 a2 a3 a4, ये प्रथम 4 पद है, ये हमें निकलना है। प्रथम पद तो दे ही रखा है, द्वितीय पद क्या होता है, प्रथम पद में सार्वंतर जोड़ दो तो 20 हो गया। ठीक है, इसको फॉर्मूला नहीं लिखा था ना, a प्लस डी। a3 क्या होता है, दूसरे पद में सार्वंतर जोड़ दो, 20 प्लस 10 30, और ये होता है तीसरे पद में सार्वंतर जोड़ दो, 30 प्लस 10 यानी कि 40। तो ये हमें हमारा प्रथम 4 पद आराम से मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। या फिर इस समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्वंतर बताना है कि कौन सा होगा। देखो ए पी हमें दे रखा है,
तो ये ज़्यादा आसान था, -1 3 7। तो इसलिए ए पी का प्रथम पद माइनस के 5, सारवंतर क्या है, द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद। तो द्वितीय पद है -1, प्रथम पद है माइनस, तो माइनस 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 प्लस, 5 में से 1 घटाएंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो डी का मान हमें हमारा कितना मिल गया, 4 मिल गया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाए। कह रहे हैं दो त्रिभुजों की समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। तो बहुत 3 प्रतिबंध हमने पढ़े हैं अभी। तो समरूपता के लिए होते हैं एस एस प्रतिबंध, एंगल एंगल प्रतिबंध, और एक होता है एस ई एस प्रतिबंध। ये 3 नियम होते हैं, ये हमें लिख देना है बस। थेल्स का कथन लिखिए। थेल्स का कथन क्या होता है, या फिर थेल्स का कथन क्या होता है, अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है और एक भुजा के समांतर दूसरी रेखा जाती है, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखते जाना, वो चित्र भी बनाना है, ठीक है। ए बी सी और यह डी ई, आप क्या लिखोगे, अगर हमारे पास त्रिभुज ए बी सी है, उस एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा जाने पर यदि बी सी के समांतर एक डी ई रेखा गई है, तो क्या होता है, ए डी बट्टे डी बी, ए डी बट्टे डी बी बराबर होता है ए ई बट्टे ई सी, ए ई बट्टे ई सी। ये हमारा थेल्स प्रमेय का कथन। ओके जी, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो। बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। 11वें नंबर पे आ जाओ। मान लेते हैं ये बिंदु P है जो कि है 2,3, ठीक है, और ये बिंदु Q है जो कि है 4,1, ठीक। ये हमारा x1 है, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2। हमें निकालना है पी क्यू, P और Q के बीच की दूरी। सूत्र होता है x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग, ठीक है जी। रखो सूत्र में, x1 है 2, x2 है 4, y1 है 3, y2 है 1। 2 में से 4 घटाएंगे माइनस का 2 बचेगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 का वर्ग 4, माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है 4। ये आ गया √8, 8 का वर्गमूल होता है 2√2। यहाँ आप लिख दोगे मात्रक, आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। या फिर दूसरा कौन सा करना है, अथवा वाला, क्या बोल रहे हैं, एक्स और वाई के बीच एक संबंध स्थापित कीजिए ताकि बिंदु एक्स वाई बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ हो। तो पहला वाला ज़्यादा आसान था, ठीक है, लेकिन हम तो सारा ही कर रहे हैं। अथवे में आ जाओ। तो देखो हमारे पास क्या है, एक रेखाखंड है। इस रेखाखंड का ये जो बिंदु है इसको आप ए नाम दे दो, 7,1, और ये बिंदु बी है जो कि 3,5। इसको बीचों बीच एक बिंदु पी है जिसके निर्देशांक है एक्स, वाई। हमें प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न के अनुसार हमें यह बोला गया है कि इससे इसके बीच की दूरी और इस बिंदु से इसके बीच की दूरी आपस में बराबर है, समदूरस्थ है, समान दूरी पर है, ठीक है। तो ए पी और यहाँ निकालेंगे पी बी, ए पी x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। यहाँ आ जाओ, x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग, ठीक है। वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पे दोनों तरफ अंडर रूट हट जाएगा, इसको खोल दो, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस के 2ab। यहाँ पे भी खोल जाए a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस के 2ab। यहाँ पर a का वर्ग b का वर्ग 2ab, और फिर यहाँ आ जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस के 2ab, ठीक है जी। दोनों तरफ समान चीज रहने पर कट जाता है, प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कटा, ठीक है। सो यहाँ से क्या बचा, 49 और 1 50 और बचा, चलो उधर ले जाते हैं सारा उठाकर, ठीक है। सो देखो यहाँ पर क्या बचा, इस तरह पहले ले लेते हैं। 25 और 9 कितना हो गया, 34, 34 माइनस के 6x माइनस के 10y इधर बचा, और ये वाला इधर आ जाएगा, माइनस के 14 इधर आके प्लस के 14 हो गया x, माइनस का 2y इधर आके प्लस का 2y हो गया, और 49 50 प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, ठीक है। हल कर दें तो देखो 14 में से 6 घटाएंगे 8x, 10 में से 2 घटाएंगे 8y, और 50 में से 34 घटा देंगे माइनस के 16। 8 से भाग दो दोनों तरफ, x y 8 दूनी 16। तो ये आ जाएगा x और y में संबंध।
ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 12वां कह रहे बिंदु इतने इतने का मध्य बिंदु क्या होगा। ठीक है, मध्य बिंदु निकालना है। तो ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। तो देखो मध्य बिंदु x, y निर्देशांक, अगर सूत्र क्या होता है x1 प्लस x2 बट्टे में 2, y1 प्लस y2 बट्टे में 2। ठीक है, ये लिख के दिखाना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। x1 है a, x2 है माइनस के a बट्टे में 2, y1 है b, y2 है माइनस के b बट्टे में 2। a में से a घटाएंगे 0/2, ये भी आ जाएगा 0/2, 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 0 आ जाता है। तो ये हमें हमारा मध्य बिंदु मिल जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में आ जाओ। बहुत ही आसान पेपर है ना। आपने अगर ढंग से पढ़ाई की है और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं, आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो रेखाखंड को 2:3 में व्यक्त करते हैं। अथवा वाला प्रश्न है। ये हमारा रेखाखंड है, बिंदु हमारा ये वाला है -1,7 ये बिंदु, और ये वाला बिंदु 4,-3। माना वो बिंदु P है जिसके निर्देशांक x, y है। ठीक है, ये मेरा x1 हुआ, ये मेरा y1, ये x2, ये मेरा y2, और ये जो बिंदु P है ये हमारा क्या है, विभाजन बिंदु है। ठीक है, कितने अनुपात में करता है, 2:3 में व्यक्त करता है। तो ये मेरा m1 हुआ और ये मेरा m2 हुआ। ठीक है, जैसे चित्र बना रहा हूँ ना वैसे एग्जाम में बनाना पूरा। फिर यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र से। ठीक, विभाजन सूत्र से क्या होता है विभाजन सूत्र, x बराबर m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, y बराबर क्या होता है m1 y2 m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2। ठीक है, तो m1 का मान क्या है दोस्त 2, x2 का मान कितना है 4, m2 का मान कितना है 3, x1 का मान है माइनस के m1 प्लस m2 2 + 3। तो ये 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा 5/5, 5 एकम 5। y पे आ जाओ, m1 है 2, y2 है -3, m2 है 3, y1 है 7, m1 प्लस m2 2 3 6 7 3 21, 21 में 6 घटाएंगे 15, तो 5 3 15। ठीक है, इसलिए जो बिंदु होगा x, y माना था हमने, तो x का मान 1 आएगा, y का मान 3। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं 13वें नंबर पे आ जाओ। कह रहे हैं अगर साइन है 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है। सो देखो दिया है, ठीक है, हमें क्या दे रखा है, साइन है 3/4 है। चित्र बना लो। ठीक है, चित्र बना के भी कर सकते हैं, बिना चित्र के भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो चित्र बना लेते हैं, सही दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, साइन है तो हम कॉस ए निकाल सकते हो। कॉस ए क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो 1 साइन का मान है 3/4, यहाँ रख दिया। इसको हल करो, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, तो यह आ जाएगा 16 एकम 16 माइनस 9/16, तो यह आ जाएगा 7/16, तो √7, 4 का वर्ग 16 का वर्गमूल 4, तो ये हमें मिल गया कॉस। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 10, और 10 का सूत्र क्या होता है साइन बट्टे कॉस। साइन का मान 3/4 दे रखा है और कॉस का मान है √7/4। 4 से 4 कटा, इसके बट्टे में 4, इसके बट्टे में 4 कटा, ऊपर बचा 3, नीचे बचा √7 आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को और एक चित्र की मदद से भी हम कर सकते हैं। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अथवा वाला आ जाओ। कह रहे हैं एक त्रिभुज ABC में जिसका B कोण समकोण है। अथवा वाला देखो, एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, जिसका B कोण समकोण है। अगर ये समकोण है तो यहाँ A होगा, यहाँ C होगा। tan A, A के लिए बोल रहा है A,
तो जिस कोण के लिए बोलता है उस कोण के सामने वाली भुजा ये क्या होती है? लंब। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। तो ये ऑटोमेटिकली ये क्या है? आधार। ठीक है, हमें दिया क्या है? हमें दे रखा है tan a। tan a बराबर 1, 1 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है ना। और tan बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बट्टे आधार। ये लंब है और ये हमारा आधार है। तो चित्र में बना दो। देखो लंब हमारा 1 है, आधार भी 1 है। और यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लिख सकते हैं। कर्ण का जो वर्ग होता है वो क्या होता है? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है, ये आप जानते हो। तो कर्ण में नहीं पता, आधार 1 है, लंब भी 1 है, 1 का वर्ग 1, तो ये 2। तो कर्ण हमारे पास क्या आ जाएगा? √2। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? 2 sin a cos a को 1 ला के दिखाना है। अच्छा जी, आप एक सूत्र जानते होंगे, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। ठीक है, यहाँ से क्या होता है? साइन, यहाँ से कॉस, यहाँ से टेन, नीचे से कॉसिक, सेक, कॉट। तो हमें क्या क्या चाहिए? साइन और कॉस चाहिए, चूँकि साइन ए, साइन का सूत्र क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। और फिर क्या चाहिए? कॉस, कॉस का सूत्र क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण, ए बट्टे के, आधार बट्टे कर्ण। तो ये मान हम निकाल लेते हैं। लंब हमारे पास 1 है, कर्ण हमारे पास √2, आधार हमारे पास 1 है, कर्ण हमारे पास है √2। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार बायां पक्ष लेने पर, ठीक है, बायां पक्ष क्या है? 2 sin a cos है। 2 साइन का मान क्या है? 1/√2। कॉस का मान क्या है? 1/√2। √2 गुणा √2 2, 2 से 2 कटा, 1 गुणा 1 1। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12। ठीक है, तो पी क्यू की लंबाई हमें ज्ञात कीजिए। 14वां प्रश्न देखो, हमारे पास एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है, केंद्र O, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, ठीक है, पी क्यू, ये बिंदु P है और ठीक है, हमें ओ क्यू दे रहा है, पी क्यू, और हमें ओ क्यू दे रखा है। तो पी क्यू की लंबाई बतानी है। ओ क्यू हमें दे रखा है कितना? 12 सेंटीमीटर। हमें पी क्यू की लंबाई मान लेते हैं कि पी क्यू की लंबाई x है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे चूंकि प्रमेय 10.1 से आप क्या जानते हैं? त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितना का कोण बनता है? 90 अंश का। कोण P बराबर 90 डिग्री। तो इस हिसाब से ये त्रिभुज क्यू पी ओ एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। इसलिए क्या होगा? कर्ण का जो वर्ग होगा वो आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होगा। पाइथागोरस प्रमेय से ये लिख देना। कर्ण हमारा क्या है? ओ क्यू, 12 का वर्ग, आधार हमारा क्या है? एक्स, और लंब हमारा क्या है? हाँ दे रखा है ना त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है? 5 5। तो 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25। संख्या को एक तरफ लेके आऊँ, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 119। तो वर्गमूल निकाल लोगे, x का मान क्या आ जाएगा? √119। ठीक है जी, इतना सेंटीमीटर। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा, ठीक है। या फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, देखो ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र है। क्या बोल रहे हैं? एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है। वृत्त की ये जो स्पर्श रेखा की लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से जो उस बिंदु की जो दूरी है वो हमें दे रखी है 5। तो हमें क्या बोल रखा है?
कि त्रिज्या बताइए, तो ये त्रिज्या आर, तो ये मैं आपको हल करने के लिए दे रहा हूँ। अब की बार कर्ण 5 है, आधार 4 है, आपको क्या निकालना है, लंब निकालना है, और लंब आंसर आएगा 3। ये मेरी तरफ से होमवर्क है, इसको हल कर लीजिएगा। आंसर कितना आएगा, 3 आएगा, देख लेना, बिल्कुल ऐसे ही होगा डिक्टो। ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्या बोला जा रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ठीक है, सो देखिए 15वें नंबर पे आ जाओ। दिया है, क्या दिया है हमें, त्रिज्या आर हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर, कोण हमें दे रखा है 60 डिग्री। हमें क्या निकालना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, जिसका सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा है 60 डिग्री, बट्टे में है 360, पाई का मान 22/7, आर हमारे पास अच्छा है, स्क्वायर 6 गुणा 6, 6 छंग 36, 6 से 6 कटा, 22 छंग 6 दूनी 12, ऐसे लगा 6 दूनी 12 और 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। या फिर अथवा वाले में आ जाओ, कह रहे एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिधि 22 है। चतुर्थांश यानी कि चौथा हिस्सा, माना त्रिज्या नहीं मालूम है ना, तो माना त्रिज्या आर है, दिया क्या है हमें, हमें दे रखा है परिधि। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, परिधि। परिधि हमें दे रखा है 22 सेंटीमीटर, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। ठीक, तो देखो 2 पाई का मान 22/7 आर, तो 22 एकम 22, बट्टे के अंदर गुणे में आ जाएगा, 7 एकम 7, ये 2 गुणे में बट्टे में आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा 7/2। अब हमें निकालना है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, जो कि होगा पाई आर स्क्वायर बट्टे में 4। पाई का मान 22/7 और बट्टे में ऑलरेडी 4 है। आर कितना, 7/2, 7/2 गुना 7/2। तो देखो एक 7 से 7 कटा, 2 एकम 2 एकम, 11 7 77, 4 दूनी 8 आंसर। ठीक है जी, कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। आगे बढ़ते हैं, कह रहे एक पासे को एक बार फेंकने पर पासे पर जो परिणाम होते हैं, पासे मतलब लूडो, पासे पर परिणाम, पासे पर जो परिणाम होता है वो होता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें बोला अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कितना है, 2, जो सिर्फ खुद के पहाड़े में ही आता हो, किसी और से ना कटे, 2 3 और 5। ठीक है, तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, प्रायिकता निकालनी है, तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, यही होता है। संभव परिणाम कितना है, 1 2 3, कुल परिणाम क्या है 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, या फिर अथवा वाले में आ जाओ, और क्या दे रखा है, दिया है करके लिखेंगे। ठीक है, लाल गेंद, लाल कंचे, लाल कंचे कितने हैं 5, सफ़ेद कंचे कितने हैं 8, और फिर है हरे कंचे कितने हैं 4। तो कुल कंचे कितने हो जाएंगे, 8 4 12 और 5 17। हमें क्या निकालना है, सफ़ेद कंचा निकालने की प्रायिकता। क्या निकालना है, सफ़ेद कंचा आने की प्रायिकता, सफ़ेद कंचा आने की प्रायिकता। संभव परिणाम सफ़ेद कितने 8, कुल परिणाम है 17 आंसर। ठीक, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं
पीई अगर इतना है तो पीई नहीं की प्रायिकता क्या होगी, पीई नहीं की प्रायिकता क्या होती है, 1 - पीई। तो 1.00 माइनस क्या करना है, 0.05 घटा दो, 10 में से 5 गया 5, 9, तो 0.95 ये आंसर आ जाएगा। या फिर एक पासे को एक बार फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो विषम संख्या क्या होती है पासे में, विषम संख्या होती है 1, 3, 5। इसकी हमें क्या निकालनी प्रायिकता, संभव परिणाम कितने हैं 3 और कुल परिणाम है 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सारे 3 नंबर वाले स्टार्ट हो रहे, ठीक है। हाँ, क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है ये, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए कैसे करते हैं, तो हम मान लेते हैं इसका उल्टा। क्वेश्चन नंबर 18, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है तो हर एक परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है, जहाँ पर Q का मान 0 नहीं होता। P और Q हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तथा ये लिखना बहुत ज़रूरी है, जो HCF होता है P और Q का वो 1 होता है। ठीक है जी, इस तरीके के क्वेश्चन में लॉजिक क्या होता है कि अंडर को एक तरफ रखो, बाकी दूसरे को दूसरी तरफ। P/Q और ये 3 गुणे में इधर क्या हो जाएगा, भट्टी में आ जाएगा। ये एक परिमेय संख्या है और ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय को परिमेय से गुणा करने में परिमेय आता है। तो यहाँ पर है √2 P/3Q। ठीक, अब आप जानते हैं चूँकि P/3Q एक परिमेय संख्या है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तथा आप ये भी जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अभाज्य संख्या के ऊपर √ लगा पड़ा है। तथा हम जानते हैं कि √2 एक √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए क्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकता है, बिल्कुल नहीं। इसलिए समीकरण 1 से ये जो चीज़ है और ये चीज़ कभी बराबर हो ही नहीं सकती, जो कि हमारी अवधारणा के विपरीत है। अगर परिमेय हो बोला है तो बराबर आना चाहिए, तो ये तो बराबर नहीं आ रहा है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, बिल्कुल ऐसे एग्जाम में आपको लिखना है, आराम से बन गया। अगला वाला क्या बोल रहे हैं, या फिर जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n कभी 0 पर समाप्त हो सकता है। देखो 6 की पावर n, अगर n का मान आप कुछ भी रखो तो क्या कभी ये एंड में आखिर में 0 पर समाप्त हो सकता है, ये पूछा है। तो देखो, यदि कोई संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी यदि उसके अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का रूप हो। मतलब कम से कम एक बार 2 और कम से कम एक बार 5 होना आवश्यक है। तो करके देखेंगे, 6 काटो, 2 3 6, 3 एकम 3, तो 6 लिखा हमने, 2 गुणा 3, 2 तो आ गया, 5 कहाँ है भाई, 5 है ही नहीं इसमें। लेकिन चूंकि 6 की पावर n का गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का रूप नहीं है, इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। 0 पर समाप्त
नहीं होगा। आंसर ठीक, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों सेम टू सेम क्वेश्चन है, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। सो देखो 19 नंबर है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने हैं। चूँकि हमें दे रखा है द्विघात समीकरण 2x² माइनस के 3x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, यहाँ देखो आप a के स्थान पर क्या है, x² गुणा 2, b के स्थान पर क्या है माइनस के 3 और c के स्थान पर क्या है 5। इसलिए विविक्तिकर निकालना होता है मूलों की प्रकृति निकालने के लिए। विविक्तिकर d का जो सूत्र होता है वो होता है b² माइनस के 4ac, है कि नहीं। तो b का मान क्या है माइनस के 3 स्क्वायर, e का मान है 2 और c का मान है 5। 3 का वर्ग 4 दूनी 8 5 40, तो यह आ जाएगा माइनस के 31। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि d का मान ऋणात्मक है इसलिए कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है जी, अब देखिए नेक्स्ट, इसका जो दूसरा वाला पार्ट है ये आपको खुद करना है, ये होमवर्क है मेरी तरफ से। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। अगर देखो डी का मान 0 आते हैं तो मूल वास्तविक होते हैं और मूल समान होते हैं। अगर डी का मान प्लस में आता है तो मूल वास्तविक होते हैं और भिन्न भिन्न मूल होते हैं। ठीक है, ये भी मैं हिंट दे दे रहा हूँ, अगर आएगा तो लिख देना। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 20वां क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 मीटर क्यूब है संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो घन है सेम टू सेम टाइप के, ये घन है और दूसरा यही घन है, चित्र भी बना सकते हो आप। इनको जब मिलाएंगे ना तो हमें क्या बनता है, एक घनाभ बनता है। ठीक है, अगर इस घन की भुजा ए है तो घन की लंबाई चौड़ाई जैसे बराबर होती है, तो घनाभ की लंबाई क्या हो जाएगी, ए प्लस ए, चौड़ाई वही रहेगी ए और ऊंचाई भी वही रहेगी ए। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना घन की भुजा क्या है, ए सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसलिए घन का आयतन दे रखा है हमें कितना, 64। घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, तो इसको लिख सकते हैं 4 की घात 3। घातों की तुलना करेंगे ए का मान आ जाएगा 4। इसलिए घनाभ की विमा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई किसके बराबर होगी, 2 ए के बराबर, चौड़ाई किसकी होगी, ए के बराबर, ऊंचाई ए के बराबर। 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4। ठीक, हमें क्या निकालना है, प्रश्नानुसार क्या निकालना है, घनाभ का क्षेत्रफल। इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका सूत्र होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है जी, यही होता है, मान रखो लंबाई है 8, चौड़ाई है 4। 4 8 32, 4 8 32 और 16, 32 32 64 और 16 80, 8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। या फिर अगले वाले प्रश्न में आ जाओ, अथवा में। हम तो सारे ही कर रहे हैं ना, अथवा बताओ जो भी हो सारे कर रहे हैं। क्या बोल रहा है, हमसे ये बोला गया है एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। अर्धगोला, ये अर्धगोला है, उसके ऊपर एक शंकु है। ठीक है, ये बोला है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, यानी कि अर्धगोले की त्रिज्या भी और शंकु की त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है दिया है। त्रिज्या r 1 सेंटीमीटर,
देखो अध्यारोपित जब बोलेगा ना तो जिसके ऊपर अध्यारोपित है वो और उसके ऊपर जो है वो दोनों की त्रिज्या सेम टू सेम होती है। त्रिज्या एक दे रखी है और हमें क्या दे रखा है, उसकी ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, शंकु की ऊंचाई। तो जो ऊंचाई हमें दे रखी है ऊंचाई शंकु की होगी, वो भी एक दे रखा है। तो हमसे क्या बोला है प्रश्नानुसार, ठोस का आयतन पाई के पदों में, यानी कि पाई नहीं रखना है, क्या होगा अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, अर्ध गोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। ठीक है, मान रखेंगे अर्धगोले का जो सूत्र होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब और शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो यहाँ से पाई/3 ओबनिस्ट है और आर स्क्वायर ओबनिस्ट है, तो यहाँ से बचेगा 2r और यहाँ से बचेगा h। मान रखोगे r का मान 1 है और h का मान 1 है, तो यह आ जाएगा पाई/3, 2 और 1 3, 3 से 3 कटा तो आंसर आ जाएगा पाई। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात की। दो संख्या छोटी की बड़ी तो होगी है कि नहीं। माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है। ठीक है, प्रथम शर्तानुसार अंतर मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या जब घटाएंगे तो कितना आता है 26। पहले समीकरण से पहला मिल गया, फिर आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। क्या है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी, यानी कि बड़ी जो संख्या है छोटी संख्या की 3 गुनी है। दोनों संख्या हमें निकालनी है। x का मान उठाकर समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या है x माइनस वाई आपका 26 है, तो x का मान है आपका 3y माइनस वाई। ठीक है, तो ये आ गया 2y बराबर 26। ये 2 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में, 2 1 कम 2 2 दिया, तो y का मान आ जाएगा 13। ठीक है, y का मान यहाँ रख दो, चूँकि x बराबर 3y, तो बड़ा वाला हो जाएगा 13 3 39। तो बड़ी संख्या 39 होगी और छोटी संख्या 13 होगी। ये हमें हमारा आंसर मिल गया। अगले वाले पे आ जाओ। कह रहे रैखिक समीकरण को हल कीजिए, तो बहुत आसान है, दिया है क्या दे रखा है हमें, समीकरण है 3x माइनस के 5y और माइनस के 4 इधर के क्या हो जाएगा प्लस का 4। दूसरा में दे रखा है 9x प्लस का 2y, इधर के माइनस का 2y हो गया और इस तरफ है 7। ये 2 समीकरण में दे रखे हैं। अगर इनको हमें हल करना है तो x का गुणा अगर समान करना है तो यहाँ 9 है, इसको 9 बनाने के लिए इस वाले में 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से। 3 से गुणा करेंगे, 3 3 9, 3 बचे 15, 3 चौके 12। ये वाला तो वैसे नॉर्मली है। समान चिन्ह पे घटाते हैं, घटाने पे चिन्ह बदलता है। 15 में से 2 घटाएंगे माइनस के 13, 12 में 7 घटाएंगे 5, तो y का मान आ जाएगा माइनस के 5/13। ठीक है, अब हमें x का मान निकालना है, y का मान यहाँ रख दो। चूँकि 3x माइनस 5y बराबर 4 है, तो माइनस का 5y इधर आके प्लस का हो जाएगा। y का मान है 5/-13, तो 4 यहाँ प्लस माइनस माइनस 25/13। आगे हल करेंगे, 13 चौके 52 माइनस 25/13, तो 25 27/13, 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, 3 नम 27, तो x का मान आ जाएगा 9/13। x का मान 9/13 और y का मान माइनस के 5/13। ये हमें हमारा आंसर मिल गया। 21वां भी हो गया।
अब आ जाओ 22वें नंबर पर। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कह रहे हैं धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ये धरती है और ये एक मीनार है, सीधी ऊर्ध्वाधर सीधी खड़ी है। ठीक है। धरती के पाद बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी 15 मीटर है और शिखर का उन्नयन कोण 60 है। उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखने पर कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। और ये जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है 15। इतना आसान प्रश्न। ठीक है। हमें मीनार की ऊंचाई बतानी, मान लेंगे मीनार की ऊंचाई h है। ठीक है। नाम दे दो ABC। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में ये निकालना है और ये पता है। देखो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, आधार। तो हमें BC निकालना है और AB हमें पता है। लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा। थीटा हमारे पास 60 डिग्री है। BC का मान h, AB हमारे पास 15 है। tan 60 का मान √3। इसके बट्टे में कुछ देख ले लो, तिरछे गुणा करो, h एक कम h, ये हो जाएगा 15 √3 आंसर। ठीक है, आराम से बन गया। अब आ जाओ अगले वाले प्रश्न में। कहने 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 है। तो टावर की ऊंचाई बताइए क्या होगी। तो इन दोनों प्रश्नों में ना जो अभी हमने किया वो ज़्यादा आसान था। एग्जाम में वही प्रश्न करना है जो ज़्यादा आसान हो। ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या बोला, 7 मीटर ऊंचा भवन है। ये हमारा भवन है 7 मीटर ऊंचा और यहाँ पर एक केबल टावर है और ये ज़मीन पे खड़े हैं, ये ज़मीन है। सबसे क्या पहले बोला 7 मीटर, ये है 7 मीटर। भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण बनाने के लिए ना इस रेखा के समांतर मुझे एक रेखा लेनी पड़ेगी। कितना दे रखा है, 60 डिग्री। और उसके पाद का जो अवनमन कोण है, इसी बिंदु का पाद, इसी बिंदु से कितना बोल रहा है, 45। ये हमें 45 बोल रहे हैं। हमें ऊंचाई निकालनी है किसकी। देखो अगर ये 7 है, यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, 7 होगा। हमें अगर ये ऊंचाई मालूम चल जाए h, तो हमें पूरा टावर का ऊंचाई मिल जाएगा। कब, जब h में हम 7 जोड़ेंगे, बस h मिल जाए। ठीक है। यहाँ 90 अंश का कोण है, यहाँ 90 अंश का कोण है। देखो यहाँ पे जितना होगा, अगर ये x है तो ये भी कितना होगा, x होगा। ठीक, नाम दे देते हैं ABCDE। ठीक है जी। सो देखिए त्रिभुज बन गया, चित्र बन गया। अब हल करो। त्रिभुज ABC में देखो टावर की ऊंचाई h + 7 होगी, बस h निकालना है। तो h निकालने के लिए मुझे x चाहिए, तो उसके लिए यहाँ से मिल जाएगा। देखो ये पता है और ये निकालना है। ठीक है। कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार बट्टे BC। देखो लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा। थीटा कितना है, 45। AB का मान है 7, BC का मान है x। tan 45 का मान 1 होता है। तिरछे गुणा कर दो, x एक कम x, इसके बट्टे में कुछ नहीं, 7 एक कम 7, x का मान आ गया 7। ठीक है। फिर आ जाओ इस त्रिभुज में ADC में, त्रिभुज ADC में ED हमें निकालना है और AD हमें अब पता चल चुका है। कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये आता है लंब बटा था tan थीटा। थीटा कितना है, 60। AD हमारे पास h है और AD हमारे पास x है। tan 60 का मान √3 गुणे में आ जाएगा, h बराबर x √3। x का मान उठाकर यहाँ रख दो तो यह आ जाएगा 7 √3। इसलिए टावर की ऊंचाई क्या होगी, h + 7। तो h का मान है 7 √3 और यह है 7। 7 ऊपर आ जाएगा, यहाँ से बचा √3, 7 एक कम 7, इतना मीटर। ठीक है जी। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब आते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत दर्शाएगी, माध्य निकालना है।
और किस विधि से निकालना ये नहीं बोला गया। आपको जो विधि अच्छी लगे आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है जी। निकालना क्या है हमें, माध्य। तो देखो मैं टेबल बनाता हूँ। ये वर्ग अंतराल, ये हमारी बारंबारता और ये हमारी एक्स चाहिए होगी। ठीक, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर प्रॉपर वे में। यहाँ लिखते हैं वर्ग अंतराल, यहाँ पर बारंबारता एफ, एक्स हमें निकालना होता है। तो सबसे पहले देखो वर्ग अंतराल दे रखे हैं 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95 और यहाँ लिखते हैं कुल। बारंबारता दे रखी है 3, 10, 11, 8 और 3। एक्स निकालना होता है हमें। देखो इन दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 100। 100 का आधा, जो जोड़ने पे जो आता है उसका आधा कर देते हैं वर्ग चिन्ह निकालने के लिए, तो ये आ जाएगा 50। सब में 10 का अंदर है तो यहाँ जाएगा 60, ये 70, ये 80 और ये 90 हो जाएगा। तो सिंपल विधि लगाते हैं, सबसे आसान प्रत्यक्ष विधि होती है एफ एक्स। 5 तिया 15, 0। 6 कम 6 पीछे से 2 0, 11 7 77, 0, 8 8 64 पीछे 0, 9 3 27, 0। जोड़ो, ये आ गया 0। 7 5 12 और 4 16, 16 और 7 23, हासिल लगा 2। देखो ठीक है, 2 लग गया। यहाँ से देखो 7 7 14, 14 और 6 20, 20 और 2 22, 22 और 2 24। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सिग्मा एफ एक्स। और प्रश्न में बोल ही रखा है 35 नगरों की साक्षरता दर, इन सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 35। और ये हमारा क्या है, ये हमारा सिग्मा एफ है। हम किस विधि से निकाल रहे हैं, विधि भी लिखनी ज़रूरी है, प्रत्यक्ष विधि। क्या निकाल रहे हैं, माध्य। सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। ठीक, सिग्मा एफ एक्स कितना है 2430 बट्टे में 35। 5 से काटो, 5 7 35, 5 चौके 20, 5 8 40, 5 छंग 30, भाग दे दो 7 से। 486, 7 से भाग दो, 7 चौके 8, 7 5 35, 7 छंग 42। घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, ये 6 आ गया। 7 8 56, 7 9 63, 3 बचेगा। ठीक है ना, 10 लगाओगे 0 के, 7 चौके 28, 2 बचेगा 0। ठीक है, एंड 7 दूनी 14, 10 के 2 स्थान तक ले लिया। तो जो हमें हमारा माध्य मिलेगा वो मिलेगा 69.42, 10 के 2 स्थान तक। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। अगले प्रश्न पे आ जाओ, या फिर क्या करना है, कहने 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल, बहुलक जीवन काल निकालना है, बहुलक निकालना है। बहुलक बड़ा आसान होता है, बहुलक के लिए एक सूत्र याद रखो बस। क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2। तो सब देखो, सबसे पहले नज़र डालनी है वर्ग अंतराल पे। 20 पे ख़त्म हो रहा है, 20 से शुरू हो रहा है। 40 पे ख़त्म हो रहा है, 40 शुरू हो रहा है। तो ये वर्ग अंतराल सही है। अब बारंबारता देखो, सबसे बड़ी बारंबारता ढूंढो। सबसे बड़ी बारंबारता 61, तो ये हो गया F1। इसके बाद वाला होता है F2 और इससे पहले वाला होता है F0। और F1 के सीध में जो ये वर्ग अंतराल है, ये होता है बहुलक वर्ग। ठीक, तो हमारा जो बहुलक वर्ग है वो है 60 से 80। ठीक, और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है, 60। कितने कितने का अंतर है, 20 का अंदर है, H है 20। सारे मान उठाकर यहाँ रखो सूत्र में। L आपका है 60, F1 आपका है 61, F0 है आपका 52, H आपका है 20। 61 2F1 61 दूनी 122, F0 आपका है 52 और ये है 38। हल करेंगे तो 61 में से 52 घटाएंगे 9 गुणा 2 और ये आ जाएगा कितना 90। 122 में से 90 घटाओ, ये आ जाएगा 32। ठीक है, तो भाग दे दो, 2 से घटेगा 2 एक कम, 2 एक कम 2 छंग 12। ठीक है, सो भाग दे दो 9
16 से भाग देना है 9 में, 10 मिनट लगाया 0, 16 चौको 64, 16 पंजे 80, हटाएंगे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 0.5 जा रहे हैं, फिर 0 बढ़ा सकते हैं, 16 छक 96, दशमलव के 2 स्थान तक, तो ये 60.56, तो आंसर आ जाएगा 60.56 आंसर। तो इस तरीके से ये पूरा पेपर, देखो मैंने सारा क्वेश्चन सॉल्व किया, अथवा फथवा भी सॉल्व किया, तो 1 घंटे में सॉल्व हो गया। इतना आसान पेपर है, और आपको तो एक एक करना है, कितने सारे चॉइस मिलेंगे आपको, है कि नहीं। तो ये मुश्किल से अगर मुझे खुद करना होता है, अगर चॉइस मिलती 20 मिनट में सॉल्व हो जाएगा पूरा पेपर। अगर मैं आपको समझा रहा हूँ तो इतना लगा है, सारे क्वेश्चन मैंने किए हैं, अथवा फथवा सब कुछ, तो मुझे 1 घंटा लगा है। अगर मुझे खुद ये पेपर सॉल्व करना है और मेरे पास चॉइस भी हो तो 20 मिनट भी नहीं लगेंगे। ठीक है, इतना आसान पेपर है। तो बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लो। जय हिंद, अपना ख्याल रखो, और किस टाइप की वीडियो चाहिए कमेंट करके बताओ। मैंने विज्ञान भी मैंने पूरा पढ़ा रखा है, और जैसे मैथ का मॉडल पेपर सॉल्व किया ना, ऐसे विज्ञान का भी कर दिया है, चैनल पर जाके आप देख सकते हैं।